7:30 बजे से। इससे पहले एक क्लास चल रही है, वो पहले स्टार्ट हो चुका है बैच, उसमें 1D मोशन चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, खत्म होने वाला है। कल या परसों से उसमें प्रोजेक्टर शुरू होगा, तो गलत कई बार आप एंट्री ले लेते हैं, तो अपना टाइम ध्यान रखें। 7:30 से आपकी क्लास का टाइम। इससे पहले अगर आप एंट्री लेंगे तो इससे पहले एक दूसरी क्लास चल रही होती है, उसमें ग्राफ चल रहा है, कल ग्राफ की प्रॉब्लम डिस्कस होंगी और प्रोजेक्टाइल मोशन हम शुरू करेंगे उसमें। इसमें आपका वेक्टर चल रहा था। जो बच्चे आज पहली क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी आपका ज़्यादा इसमें कुछ निकला नहीं है, केवल आपका इसमें वेक्टर के टाइप्स निकले हैं। अगर किसी भी बच्चे का वेक्टर के टाइप्स निकल गए हैं और अगर उसको नोट्स चाहिए तो उसे नोट्स मिल जाएंगे। केवल 2 दिन की क्लास निकली है, सिर्फ 2 दिन की, ठीक है। सिर्फ 2 दिन की क्लास आपकी निकली है जिसमें वेक्टर के टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं और कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल हम निकालते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए 2 दिन के, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आप ये कहो मुझे अलग से पढ़ा दो, तो अलग से मैं समझा सकता हूँ। आप सोचो कि 2 दिन बिठा के अलग से पढ़ा दूंगा, पॉसिबल नहीं होगा। आज ही दोपहर में एक बच्ची आई थी, एक तो फीस के लिए बार्गेनिंग करना, ऊपर से कह रही मेरा 2 दिन का निकल गया, मुझे सर अलग से पढ़ा दो, नया बैच कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, सो सिर्फ 2 दिन के लिए। मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। उसको फिर मैंने फाइनली मना कर दिया, मैंने कहा बेटा जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ लो, 2 दिन का निकल गया, अब तुम्हारे इंतजार में फूल माला लेके तो खड़े नहीं रहेंगे, फिर बच्चे आएंगे। ऑलरेडी सिलेबस आपको पता है लेट है। हाँ ये है कि मैं कोऑपरेट करूंगा आपको, आपको कुछ भी दिक्कत है किसी भी तरह की, ठीक है, आप पूछिए। एक नहीं 2 बार 4 बार फोन करेंगे, आप अलग से पूछेंगे, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कहे कि मुझे 2 दिन का निकल गया, अलग से पढ़ाओ, अलग से बैच बनाओ, तो वो थोड़ा अजीब लगता है ना। आप बोलिए कोई बात नहीं कि सर वो रह गया मेरा कैसे होगा, तो बोल रहे हैं आपका रह गया, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें पढ़ो तो सही कम से कम, क्या पता पढ़ के ही आपको समझ में आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा तो आपको भी करना होगा, आपके बदले की सारी मेहनत अगर हम ही कर लेंगे तो फिर फायदा क्या। चलिए, उसके अलावा भी अगर इन केस आपकी क्लास मिस होती है तो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत होती है आप पूछिए, क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डाउट हैं किसी भी टॉपिक से, ज़रूरी नहीं वेक्टर चल रहा है तो वेक्टर के ही पूछोगे, आप चाहे जिस टॉपिक से पूछना चाहें उस टॉपिक से डाउट पूछिए। आपको लग रहा है कि मैं सर थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से तैयारी कर रहा हूँ, आप मुझे मॉडर्न फिजिक्स के डाउट बता दोगे क्या, लाइट के बता दोगे क्या, तो पूछने वाली बात ही है नहीं, आप पूछिए। आप किसी भी टॉपिक से पूछिए, आप पढ़ने आए हैं, आपको हम बताएंगे, डाउट बताएंगे, किसी भी टॉपिक से पूछिए, ठीक है। बट आप पॉजिटिव सोच लेके आइए, पढ़ने के उद्देश्य से आइए, आपको फायदा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इससे पहले टाइप्स निकले हैं, मेरे ख्याल से 2 ही दिन की क्लास में, ज़्यादा कुछ निकला नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का रह गया हो मुझे मैसेज कर देना, मैं नोट्स भेज दूंगा और आप नोट्स पढ़ना, मोस्टली चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी ना समझ में आए आप फ़ोन कर लेना, फ़ोन पे भी समझा दूंगा, नहीं ज़रूरत अगर समझ में आएगा तो लाइव आके बता दूंगा, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे भी मैं बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और इसके दो तरीके हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के दो तरीके हैं। पहला ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। पहला है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फिगर बनेगा वो एक ट्राइंगल बनेगा, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनता है, इसलिए इस तरह का नाम है। और वेक्टर लॉ मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब होती है जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। और क्योंकि टारगेट का बच्चा इसमें कोई 11th का बच्चा नहीं है, जो भी कर रहे हैं 11th के बच्चे एक दो रिवीजन के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज सब टारगेट के बच्चे हैं, तो इसमें कोई डेरिवेशन की तो जरूरत होगी नहीं। जो हम चीज़ें पढ़ेंगे स्ट्रेट फॉर्मूले पढ़ेंगे, उन पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसके अलावा कुछ डीपीपी वगैरह भी मैं बीच में आपको दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, वो डिस्कस भी करेंगे, आप उसको लगाएंगे ऑनेस्टली,
आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे फायदा होगा आपको, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लिखना मत, अभी ये सब आएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस चीज को नहीं जानता होगा। एवरी वन ऑफ यू नो दिस। ये आर स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों में यही फॉर्मूला काम करता है, बस ऐड करने का तरीका डिफरेंट है। ए और बी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड होते हैं, थीटा उनके बीच में एंगल होता है, और आर क्या होता है, उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे लगाएं तो उनको ना लगा के एक सिंगल फोर्स या कोई सिंगल वेक्टर अगर हम अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में बताता है। बस अंतर दोनों में क्या है कि ट्रायंगल लॉ में जब वेक्टर को हम अरेंज करते हैं तो हेड टू टेल अरेंज करते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ में हेड हेड वाइज या फिर टेल टेल वाइज अरेंज करते हैं। यानी दोनों की पैरेललोग्राम लॉ में या तो टेल मिलनी चाहिए या दोनों के हेड मिलने चाहिए। जब टेल मिलती हैं तो हम उनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये टाइप्स में पीछे बता दिया था मैंने, तो जिनका रह गया वो भी अभी सुनोगे मेरी बात तो सब समझ में आएगा ध्यान से। यानी जब टेल मिली होती है तो ऐसे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट यानी टेल मिले होते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल कहते हैं, और अगर उनके हेड मिले होते हैं यानी टर्मिनल पॉइंट मिले होते हैं तो उनको को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। ये पीछे टाइप्स में मैंने बताया था। बस इतना अंतर है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कि ट्रायंगल में हेड और टेल मिलाते हैं, पैरेललोग्राम में हेड टेल नहीं मिलाते बल्कि टेल टेल या हेड हेड मिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। आप नोट्स प्रॉपर बनाइए, भले ही आपके पास पहले से नोट्स हैं। देखिए बच्चे का एक कॉमन सवाल होता है, सर थ्योरी के लिए कोई अच्छी बुक बता दो। थ्योरी के लिए कोई अच्छी बुक है ही नहीं एक्चुअली। फिर आप क्या पढ़ोगे, मेरे नोट्स। मेरे नोट्स से अच्छी कोई थ्योरी की बुक आपके पास नहीं होगी, न मिलेगी। 10 किताबें रख लोगे, 10 किताबों में ढूंढोगे तो इतना नहीं मिलेगा जितने मेरे नोट्स में सिस्टमेटिक मिल जाएगा। हाँ, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए कोई भी आप बुक यूज करिए, एनी एनी बुक जो भी आपके पास है, यूनिवर्सल है, डीसी पांडे है, एलन का पैकेज है, आकाश का पैकेज है, कोई भी लगाइए, मेरी तरफ से आपको पूरी फ्रीडम है। आप पूछोगे मैं बताऊंगा। और कोई भी किताब खराब नहीं होती, कोई अच्छी नहीं होती, सब अच्छी है सब खराब है। खराब है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, केवल रख रखी है, और अच्छी है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर किताब में लगभग क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50, 60, 70% सेम होते हैं। बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। थ्योरी के लिए बिल्कुल कहीं मत भटको, जो मैं पढ़ाऊंगा केवल उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और शुरू के दो टॉपिक वेक्टर और मैथमेटिक्स, ये आप अच्छे से कर लो। वेक्टर और मैथमेटिक्स अच्छे से हो जाएंगे तो आपका जो मैथ्स को लेकर डर है, खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी के जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दे हैव नो प्रॉब्लम, उनके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए वेक्टर और मैथमेटिक्स का पार्ट, अभी मैथमेटिक्स हम आगे शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। वैसे आपको आती भी होगी पहले से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आगे ट्रायंगल लॉ हम डिस्कस करेंगे, और इसमें ट्रायंगल लॉ में फिर पैरेललोग्राम लो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए पहले ट्रायंगल लॉ को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लॉ इट इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इनका यूज करते हैं। अब इसमें जैसे पहला जो वेक्टर है, मान लीजिए ये दिया है आपको ए, और एक दूसरा वेक्टर ये है बी, मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब इनका जो रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ बताता है कि हम दो वेक्टर जो दिए हैं उनको हेड टू टेल अरेंज करेंगे, यानी पहले वेक्टर की टेल हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करेंगे, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करेंगे। और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर होता है जो पहले, अब देखिए दोनों को कनेक्ट तो कर दिया आपने, पहले की हेड है और दूसरे की टेल है, नहीं कनेक्ट हुए तो आप खिसका सकते हैं, एक किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं तब तक जब तक कि पहले की हेड से दूसरे की टेल टच ना कर जाए। अब खाली क्या रह गया, पहले की टेल रह गई
और दूसरे की हेड रहेगी। इसको कनेक्ट करने वाला यानी पहले की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये वाला। सो दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जरा हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। व्हेन, या ऐसे लिखें, कनेक्ट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर with head of first vector, connect tail of second vector with head of first vector, and their resultant is that vector. Connect tail of second vector with head of first vector and the resultant is that vector which is drawn from tail of first vector। कहा ना मैंने पहले वेक्टर की खाली टेल से आखिरी की हेड को कनेक्ट करने वाला, which is drawn from tail of first vector। आप इसको रटिए मत, केवल समझिए। आपके लिए जो लिखा है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, चीजों को समझना ज्यादा मैटर करता है कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। सिर्फ वही चीज समझनी है। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, या लास्ट वेक्टर भी कह सकते हो आप इसको, सेकेंड वेक्टर, ठीक है। अब मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था दो वेक्टर के बीच में एंगल जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उनके डायरेक्शन के बीच में। तो अब इसका जैसे ए का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ए का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। कल कोई क्लास नहीं हुई थी, मैंने आपको मैसेज कर दिया था, मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन था, मैंने आप सबको पर्सनली मैसेज ड्रॉप किया था और आई थिंक सबको मिला भी होगा। एक दो बच्चे को शायद नहीं मिल पाया, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है, किया तो मैंने सबको ही था। तो ये एंगल थीटा है। कल कोई क्लास नहीं हुई है, ध्यान रहे, किसी को लग रहा हो कल मेरी क्लास में से हो गई, कल कोई क्लास नहीं थी। तो ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ए का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और बी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, राइट। और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आ जाएगा जो थीटा मैंने शो किया है। तो मैं इसको तो खैर हटा देता हूँ, आपको क्वेश्चन में तीन चीजें दी होंगी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और उनके बीच में एंगल, या इनके मैग्नीट्यूड दिए होंगे और एंगल दिया होगा। ये तो मैं हटा देता हूँ। फिलहाल हमें जो शो करने की जरूरत है वो ये एंगल थीटा। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो आप इतना जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री से, मेरे ख्याल से डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये वाली जो साइड आएगी बी, ये है, तो बी के सामने वाला जो आता है ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये बी साइन थीटा कह सकते हो। और इस वाले को आप क्या कह सकते हैं, बी कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां से भी निकल आएगा। तो आर वेक्टर को जब हम सॉल्व करके निकालते हैं, आपको पता होगा, ये खूब किया होगा, आपको इस क्लास में डेरिवेशन की तो एटलीस्ट जरूरत नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आर एक बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो आर जो कि हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर बराबर आएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। जब आप उसको सॉल्व करके लाते हैं तो यू गेट दिस रिजल्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से आर की वैल्यू। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है और बहुत कॉमन है, इतना जानते हैं। बस वेक्टर में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ब्रशअप करने की जरूरत है, ठीक है। आर की ये वैल्यू आ गई। अब आर को लेके फिर आर की हम डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें जो कुछ कॉमन केसेस बनते हैं, जैसे केस फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो केस फर्स्ट आएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है, ठीक है। ए और बी वेक्टर पैरेलल है तो इनका बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू +1 होती है।
तो आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगी, जिसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यू विल गेट a प्लस बी। और आपको याद हो, कभी पढ़ा जरूर होगा कि आर की वैल्यू a प्लस बी मैक्सिमम होती है, इससे बड़ी दो वेक्टर का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, इससे बड़ा दो वेक्टर का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें केस टू जो होगा उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, बीच में एक एरो ऊपर एक नीचे लगा देते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। पता होनी चाहिए, नहीं है तो याद कर लो, आगे बहुत यूज होगी। अब इसमें फिर से रखेंगे आप कॉस की वैल्यू 180 की वैल्यू -1 रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा, जिसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट यानी a माइनस बी। अच्छा, जरूरी नहीं है a माइनस बी हो, ये b माइनस ए भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, और लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो वैल्यू मिलेगी ये सबसे छोटी मिलेगी, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि डिफरेंस है। तो जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू इससे a माइनस बी से लेके a प्लस बी की रेंज में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, कुछ भी हो सकती है। फिर एक और केस आप चाहो तो ले सकते हो, हालांकि उतना रिलेवेंट नहीं है। और केस 3 कि अगर परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90, आप जानते हैं cos 90 0, और cos 90 0, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ऊपर रख के देखिए 2ab cos थीटा वाला जो टर्म है ये वाला, वो 0 हो जाएगा, ये वाला, और ये 0 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू अंडर रूट में ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और देखो कि ये आपका r जो रिजल्टेंट है, r रिजल्टेंट की वैल्यू मैंने कहा मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको एक बात जो समझनी होगी वो ये है कि r की जो वैल्यू है वो a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक कुछ भी हो सकती है, और उसमें ये दोनों वैल्यू शामिल है, उसमें ये दोनों वैल्यू शामिल है। अच्छा, वेक्टर में ये जो ऊपर मैंने लिखा है r वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये हमेशा वैलिड है, इट डजेंट मैटर व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आप हमेशा ये लिखेंगे क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन यही इसी तरीके से लिखा जाता है। लेकिन उसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है ये जो मैंने लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, राइट, और ऊपर उसको वेक्टर को हमने लिखा है आर। ठीक, तो ये आ गया आर की वैल्यू, और आप चाहो तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो आर वेक्टर है इसमें ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड लगा के भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, और बीच में क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर का मोड। ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना और जो नीचे लिखा है एक ही बात है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ऊपर मैंने लिखा a माइनस बी, नीचे वही क्या लिखा है वेक्टर के फॉर्म में, फिर मोड लगा के लिखा, बात एक ही है, एक ही है। कुछ किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा, कुछ में ऐसे लिखा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको और एक फॉर्म में लिखा जा सकता है, हालांकि मैं जो प्रेफर करूंगा ये वाला जो है मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो दूसरे वाले से। और तीसरा वाला तो सबसे इनकन्वीनियंट है, पर फिर भी थोड़ा सा देखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए। जैसे ये आपका लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, और यहाँ जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है ये आ जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी, यही तो था आर वेक्टर, ऊपर जो अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए वेक्टर प्लस बी, तो आर का मोड है यानी ए वेक्टर प्लस बी का मोड है। ये तीनों एक ही चीज है, बट इसमें सबसे आसान हमारे लिए जो लिखना है वो ये वाला जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज और इसमें जो जानने की है, आर वेक्टर को लेके आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ या बी वेक्टर के साथ डायरेक्शन पूछा जाता है, यानी एंगल पूछा जाता है, तो वो कैसे लिखेंगे आप पहले ये नोट कर लो जो मैंने लिखा है। और अगर आपको नोट करने में टाइम लगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट लिख के
रख सकते हैं स्क्रीनशॉट, बाद में क्लास के बाद भी आप उसको कॉपी में नोट कर लें। नोट्स प्रॉपर बनाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, बच्चे का एक सवाल होता है कि थ्योरी के लिए कोई बुक, थ्योरी के लिए मेरे नोट्स से कोई अच्छा नहीं है, यकीन मानिए, क्योंकि टीचर कोई भी, मैं ही नहीं, कोई अच्छा टीचर कोई भी जो नोट्स बनवाता है ना, वो सबसे इफेक्टिव होते हैं, वो आपको समझ में भी आते हैं और उसमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन के लिए हमें कुछ ढूंढना है तो किताबें पलटने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा। नोट्स में आपको पता है कि ये वाली चीज़ वहाँ दे रखी है, सर ने वहाँ पढ़ाया था। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया हो आई थिंक। ठीक है, अब मैं ऊपर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये जो आर वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर का एंगल आपसे कहेगा कि आर वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन दो वेक्टर से ही बता सकते हैं। पहले से हमारे पास ए है, तो ए से ये जो एंगल होता है इसे अल्फा कहा जाता है। इसी तरह से बी के साथ ये जो एंगल होता है इसे बीटा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये अल्फा और बीटा के एंगल की जरूरत पड़ जाती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आर वेक्टर का डायरेक्शन जब लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में जगह निकाल के लिख लेना। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो इसमें पहला है विद ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ, तो यानी एक्चुअली आपको अल्फा बताना होगा। तो यहीं से अगर आप देखें तो 10 अल्फा की वैल्यू इसी में देख लें। कौन सा वाला ट्राइंगल, मैं यहाँ हाईलाइट कर दूं, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाले ट्राइंगल को देखिए आप, इस वाले ट्राइंगल में 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस ट्राइंगल में बी साइन थीटा परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपको 10 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, एंड दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। अब ये 10 अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेकंड वाले में आपको अगर बी वेक्टर के साथ एंगल बताना है तो यहाँ पे आपको फिर 10 बीटा निकालना होगा। और सेम इसी तरीके से जैसे ये वाला फॉर्मूला आपने लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ बी आ रहा था उसकी जगह ए लिख लो और जहाँ ए आ रहा था उसकी जगह बी लिख लो। मैं एक ट्रिक भी बता सकता हूँ आपको, तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 10 बीटा ये आ जाएगा आपका यहाँ से। अब इसके बाद देखिए, इसमें 10 अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो इसमें देखिए 10 अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा को कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ कि 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिख लें। ऐसे ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक है, आप इस पर ध्यान दें। 10 अल्फा ये आ जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस, 10 अल्फा आ जाएगा साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इसके बाद आप इसमें थीटा अपनी तरफ से यहाँ लिख लो। आपने कहा सर 10 अल्फा तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होगा, मैंने कहा ये ट्रिक है, दिमाग नहीं लगाना, ट्रिक है। तो 10 अल्फा की जगह साइन अपॉन कॉस लिख के थीटा थीटा कर लो। अल्फा जो एंगल था वो ए के साथ था, तो ए को मत लो, जिसके साथ एंगल है उसको मत लो, उसके बजाय दूसरे को ले लो बी, और ए को यहाँ साइड में लिख दो। सेम यही काम 10 बीटा में कर सकते हैं। 10 बीटा के लिए यहाँ पे लिख लो साइन अपॉन कॉस, ये थीटा और ये थीटा। ठीक है, अब इसके साथ इसमें ये बी और ये बी, बीटा ए के बी के साथ था, सॉरी बी के साथ था, तो बी को नहीं लेंगे, मैंने क्या बताया था, किसे लेंगे, ए को लेंगे, ये ए, और इसके साथ में यहाँ पे बी को ऐड कर देंगे। ऐसे करके आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, फिर आपको कैसा भी फिगर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर ये आ जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, ये तो हुआ आपका ट्राइंगल लॉ। इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ में और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये जो मेथड मैंने आपको बताया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, पहले मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ बताता हूँ, फिर हम आएंगे सब्ट्रैक्शन पर, वो भी समझेंगे। आपने नोट कर लिया होगा ये जो मैंने लिखा है, अगर रह गया तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी मान लीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ वेक्टर को हेड टू टेल अरेंज नहीं करते, बल्कि कैसे कनेक्ट करते हैं, या तो हेड हेड वाइज या फिर टेल टेल वाइज। तो टू वेक्टर्स आर अरेंज, टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड आइदर को इनिशियली का मतलब समझते हो, बताया था मैंने अभी। को इनिशियली का मतलब है कि उनके दोनों के टेल टच कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट। और को टर्मिनली, और को टर्मिनली। टू वेक्टर्स आर अरेंज आइदर को इनिशियली और को टर्मिनली, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो वेक्टर मैंने बनाए हैं ये ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, और तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक कि किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करना है इस तरह से कि दोनों के या तो हेड टच कर जाएं या टेल टच कर जाएं। तो जैसे मान लो बी वेक्टर को मैं खिसका के लाऊं, ए वेक्टर को उसकी जगह पर रखूं, तो ए वेक्टर को मान लो यहीं अपनी जगह पे था, तो बी को मैं खिसका के ले आया इस पोजीशन में, बी यहाँ आ गया, और अब आप देखें कि ए और बी के टेल टच करके, ठीक है। आपने कहा जरूरी है क्या, हम ए को नहीं खिसका सकते, हाँ ए को भी खिसका सकते हैं। बात तो यही होगी, ए को आगे खिसका लो, बी की टेल से टच कर जाए, या बी को खिसका लो, ए की टेल से टच कर जाए। आपने कहा कि ऐसा भी कर सकते थे कि बी को नीचे खिसकाते और ए के और बी के हेड टच कर जाते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई भी एक सिचुएशन लेके चले। अब ये दो एडजेसेंट साइड लेके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं कि आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती है पैरेललोग्राम में, तो ए के आमने सामने और बी के सामने दो साइड हम बनाएंगे, इस तरह से पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जो हमारा रिजल्टेंट होता है, अभी मैंने रिजल्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, मैंने क्या कहा, टू वेक्टर्स आर अरेंज आइदर को इनिशियली और को टर्मिनली, यानी इनके हेड और हेड या टेल और टेल को अरेंज कर लेंगे। नाउ रिजल्टेंट वो वेक्टर होता है हमेशा जो इनके मीटिंग पॉइंट से पास करेगा, मीटिंग पॉइंट से पास करने वाले डायगोनल के अलोंग होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड दियर रिजल्टेंट, दियर रिजल्टेंट is along that diagonal, and the resultant is along that diagonal which passes through the meeting point। अगर राइटिंग ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज सुनिए, मैं रिपीट भी कर दूंगा। which passes through the meeting point, थोड़े एक दो दिन में आप समझ जाओगे, राइटिंग थोड़ा रनिंग में लिखूंगा तो ऐसी आएगी। Two vectors are arranged either co-initially or co-terminally, and their resultant is along that diagonal which passes through the meeting point, of two vectors। अगर कहीं समझ में ना आए तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। देखिए, आप जानते हैं पैरेललोग्राम में दो डायगोनल कौन से होंगे, एक डायगोनल तो ये है, क्या ये वो डायगोनल है जो हमें चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनके मीटिंग पॉइंट से तो गुजर ही नहीं रहा है। तो फिर कौन सा डायगोनल होगा, दूसरा वाला, ये वाला डायगोनल जो इनके मीटिंग पॉइंट से पास करेगा।
तो मीटिंग पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल हमारा रिजल्टेंट होगा, तो ये वो डायगोनल आएगा जो हमें एक्चुअली चाहिए। ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। और अब मैं जो कह रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिएगा कि देखिए ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये वही ट्राइंगल है जो पीछे हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था। और सेम उसी तरीके से जैसे हमने क्या किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे आगे बढ़ाया, इसे आगे बढ़ा के ये 90 बना लिया, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और या फिर ये वाला एंगल भी थीटा कह सकते हो आप, ये वाला, ये दोनों क्योंकि पैरेलल साइड है ना, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, सेम वही एंगल आ गया। ये वाली साइड क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये बी है तो इसके सामने वाली भी बी होगी, और ये सामने वाली बी होगी तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये फिर कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। अभी मैंने समझाया था ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सेम वही आर का फॉर्मूला जो आया वो वैसे ही आएगा जैसे ट्राइंगल से निकाला था, बस अंतर ये है कि यहाँ फिगर पैरेललोग्राम में वो ट्राइंगल आपको दिखना चाहिए जो हमने पीछे यूज किया था। बस अंतर ये है कि ये पैरेललोग्राम में डायगोनल से हमें मिलेगा, और डायगोनल में एक फिर यहाँ कंफ्यूजन रहता है बच्चे के दिमाग में, उसको लगता है कि डायगोनल लंबा वाला जो डायगोनल है वो होगा। ऐसा नहीं कहा मैंने आपको, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि लंबा वाला डायगोनल भी हो सकता है और छोटा वाला डायगोनल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहा कि रिजल्टेंट हमेशा लॉन्गर डायगोनल के अलोंग ही आएगा, वो शॉर्टर डायगोनल के अलोंग भी आ सकता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, कब छोटा वाला डायगोनल होगा रिजल्टेंट, कब बड़ा वाला होगा, अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो ये आपका आर वेक्टर आ गया। अब देखिए आर वेक्टर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड का वही आएगा, उसको सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि डेरिवेशन करना नहीं, 11th के बच्चे तो हो नहीं आप कि आपको डेरिवेशन करके बताया जाएगा, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा, दिस एंगल इज थीटा। और इसके साथ साथ ये एंगल हमने निकाला था थोड़ी देर पहले अल्फा, और ये वाला एंगल निकाला था बीटा। अगर ये एंगल बीटा है तो ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा कि ये वाला एंगल भी बीटा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझने की है कि टेन अल्फा अगर आपको निकालना हो तो टेन अल्फा भी लिखना बताया मैंने, कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस करें कि अल्फा है ए के साथ, तो ए को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बी, मैंने बताया था प्लस ए कर देंगे। फिर आप बीटा के लिए ये काम कर सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा होगा फिगर में, थीटा के बराबर है, थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बीटा को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, थीटा माइनस अल्फा करके, या ऊपर मैंने एक फॉर्मूला बताया था टेन बीटा का अभी थोड़ी देर पहले, और वो आया था आपका ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। सेम वही चीज है, सिर्फ अंतर है यहाँ पे कि जो साइड्स हैं, जो दो वेक्टर हैं वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हो जाती है। ऊपर देखिए यही चीज मैंने टेन अल्फा टेन बीटा में जो बताई है सेम, मैं जूम कर देता हूँ, सब दिखा दूंगा इसमें। ये टेन अल्फा और टेन बीटा, और इधर अगर आप देखें इस वाले फिगर को देखिए आप, आपने ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल अल्फा और बीटा का सम बाहर के एक्सटीरियर एंगल थीटा के बराबर होता है, पढ़ा होगा। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते थे कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा। तो अगर बीटा की रिक्वायरमेंट हो तो थीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हो आप। वही मैंने आपको नीचे पैरेललोग्राम लॉ में बताया, यही चीज से थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और बीटा क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई चीज छूट जाती है तो आप मुझे पॉइंट करिए कि सर ये नोट नहीं कर पाए, थोड़ा सा पीछे आप इसको दिखा दो, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप नोट कर रहे होंगे। और अगर कहीं किसी का नहीं हो पा रहा है तो आप पॉइंट कर देंगे सर इसको दोबारा दिखा दो, क्योंकि अब ये बोर्ड नहीं है, यहाँ तो स्क्रीन ये है कि बोर्ड पे तो मिटा दिया फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं, ये सुविधा है कि आपको आगे पीछे करके जूम करके बड़ा करके छोटा करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किधर भी खिसका सकते हैं ऐसे। ठीक है, यही फायदा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम देखिए डिजिटल बोर्ड वगैरह क्लास में लगवाएं, हो सकता है आने वाले टाइम में, आजकल डिजिटल बोर्ड का भी ट्रेंड चल रहा है। तो जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो वहाँ डिजिटल बोर्ड वगैरह भी हो सकता है मैं लगवाऊँ, बिल्कुल ऐसा ही फील आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा छोटा है, वहाँ क्लास में थोड़ा बड़ा होगा। खैर ये हो गया, तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ आ गया। पैरेललोग्राम लॉ इज नो डिफरेंट, बस अंतर क्या है मैंने आपको बताया, दोनों वेक्टर के हेड हेड या टेल टेल लगाते हैं। अब सवाल आता है आपके मन में एक आ रहा होगा कि सर लॉन्गर डायगोनल है यहाँ आर, तो रिजल्टेंट हमेशा लॉन्गर डायगोनल देगा, नहीं। देखो इसको भी समझो, अभी आप मुझे थीटा को देख के अगर आप बताएं, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप बोल के भी मुझे बता सकते हैं।
अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को उधर से अनम्यूट कर दे। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, क्लास का टाइम 7:30 से 8:30 बजे तक है। क्लास का टाइम 7:30 से 8:30 बजे तक है, 7:30 टू 8:30, 7:30 टू 8:30 टाइम है। अभी हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है इस सेशन का, 40 मिनट का सेशन है। तो जैसे ही सेशन खत्म होगा आप उसी लिंक पे क्लिक करेंगे फिर से, जो मैंने लिंक भेजा है, और फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा जो टाइम हुआ है वो 8:08 हो रहे हैं। 8:08। ठीक है, तो करीब अगले 20 मिनट का सेशन और है, क्योंकि अभी 2 मिनट इस सेशन में 2.5 मिनट है। तो अगला जो सेशन होगा 20 मिनट का और होगा, आपको कंटिन्यू करना है, फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये डेली यही ट्रेंड रहेगा। फिर देखते हैं हम इसका जो है पेड वर्जन ले लेंगे, तो उसमें ये है कि फिर टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर यही ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या कि 2 मिनट बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक मिल जाता है आप जब कनेक्ट करते हो तो खैर 10 बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब मैं आपको जो बता रहा था, फिलहाल आप इसमें देखिए कि थीटा आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, थीटा 90 से छोटा है कि 90 से बड़ा है, आप बताइए। छोटा छोटा है, होगा। थीटा छोटा है, साफ दिख रहा है 90 से छोटा है। और आपने देखा कि डायगोनल आया वो बड़ा वाला डायगोनल आया है। अब देखो मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, मान लो दो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल अगर मान लो 90 से बड़ा होता, अभी आपको ये दिख रहा है बी वेक्टर और ए के बीच में एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है। यस सर। यस सर। और अगर ये बड़ा है तो मैं इसमें पैरेललोग्राम बना लेता हूँ ऐसे करके, ये आ गया। और अब मैंने आपसे कहा था कि वो वाला डायगोनल जो इनके मीटिंग पॉइंट से पास करेगा, तो मीटिंग पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल ये है, ये यस सर। वेक्टर हो गया। यस सर। क्या आपको ऐसा देख के लग रहा है कि ये जो लॉन्गर डायगोनल है वो ये वाला है, और जो शॉर्टर डायगोनल है वो रेड वाला है? जो इंडिगो कलर में खींचा है वो लॉन्गर डायगोनल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और शॉर्टर डायगोनल यस रेड सर। वाला दिख रहा है? तो आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना कि जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने कहा था वो डायगोनल जो इनके मीटिंग पॉइंट से पास करेगा वो वाला डायगोनल होता है। तो आप एक बात ये कह सकते हैं यहाँ से, बल्कि दो चीजें कह सकते हैं, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा जैसे ऊपर वाले केस में, तो फिर आप क्लियरली कह सकते हैं देन लॉन्गर डायगोनल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट, देन लॉन्गर डायगोनल, या ऐसे कह सकते हैं देन R vector is represented by longer longer diagonal। ठीक है, और दूसरी बात आप इसमें फिर ये कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, यानी दो वेक्टर के बीच